दुष्यंत कुमार का वो मशहूर शेर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मानो वेस्ट बंगाल की राजनीति पर आज भी जिंदा हो। और अगर गौर से देखें तो ये पंक्तियां भारतीय जनता पार्टी के उस सफर की कहानी भी कहती नजर आती हैं जो उसने बंगाल की जमीन पर तय किया है। एक ऐसा सफर जहां हंगामे के आरोप, हिंसा की खबरें और सियासी टकराव के बीच बदलाव का वादा बार बार गूंजता रहा है। कई मंचों से कई आवाजों में ये कहा गया कि अगर सत्ता बदलेगी तो तस्वीर भी बदलेगी, कि जो हंगामा है वो थमेगा और जो डर है वो खत्म होगा। सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का होगा हिसाब। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू उतना ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि बंगाल कोई आसान जमीन नहीं है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनका प्रभाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि जनता की नब्ज तक फैला हुआ है, और दूसरी ही तरफ एक ऐसी पार्टी जिसने देश की सत्ता पर तो मजबूत पकड़ बना ली, मगर बंगाल में लंबे समय तक उसकी मौजूदगी मानो सियासी नक्शे के किनारे पर लिखी एक हल्की सी लकीर भर है। तो सवाल यही है, कैसे बदली ये तस्वीर? कैसे एक सीमित पहचान वाली पार्टी बंगाल की राजनीति में मुख्य चुनौती बनकर उभर रही है? और क्या वाकई सूरत बदलने का वादा जमीन पर उतर रहा है, या ये महज एक सियासी शोर है? बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को सुरक्षित करने वाले मोदी जी चाहिए या घुसपैठिए को बचाने वाली ममता दीदी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं कहानी बंगाल की एपिसोड 3। अगर वेस्ट बंगाल की राजनीति को समझना हो तो इसकी कहानी सत्ता के लगातार बदलते संतुलन की कहानी है। कभी यहाँ सीपीआईएम और कांग्रेस का दबदबा था, एक लंबा दौर जहाँ लेफ्ट की विचारधारा ने राज्य की दिशा तय की। लेकिन समय बदला और इसी बदलाव की लहर पर सवार होकर उभरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसने राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दिया। फिर भी लोकतंत्र में एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या बदलाव कभी रुकता है? आज बंगाल की सड़कों और सियासत में वही बेचैनी फिर महसूस होती है, जैसे कोई नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी हो। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बंगाल में अपने पैर जमा रही है। वो कहते हैं ना, तिनके तिनके से घर बनता है। लगता है बंगाल में अब बीजेपी गढ़ बनाने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। अब आपको लग रहा होगा कि बंगाल तो दीदी का है, बीजेपी कहां सेंधमारी कर पाएगी। तो चलिए पहले आपको आंकड़े समझाते हैं। बहरहाल ये आंकड़े इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। 2014 से पहले महज 5 से 6% वोट शेयर से शुरू होकर 2014 लोकसभा में 17%, 2019 में सीधा 40% और 18 सीटों तक पहुंचना, और 2021 विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक रुझानों की गूंज है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के पतन के साथ उनके पारंपरिक वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ, जिसने उसके उभार को गति दी। भले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा जादू अभी बंगाल में नहीं चला हो, लेकिन इतना तो साफ है कि कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। वो मोड़ जहां हर चुनाव, हर रैली और हर वोट इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि अगला अध्याय आखिर किसके नाम होना है। पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव किसी के लिए सत्ता में बने रहने की लड़ाई है, तो किसी के लिए कुर्सी हथियाने की, और किसी के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा की। इस बात पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसमें कौन जीतेगा और कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। राजनीति पर बहस करने वाले अक्सर कहते हैं कि चुनावी गणित हमेशा सीधा नहीं होता,
इसकी वजह यह है कि चुनाव कभी मुद्दों पर होते हैं और कभी नतीजा उम्मीदवारों पर निर्भर होता है। इसमें कई बार एकदम अलग समीकरण काम करते हैं। कई लोग मानते हैं कि बीते कई चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत में महिला और मुसलमान वोटर्स की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ये दोनों तबके इस चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि 2021 में जहां अमित शाह की रैलियों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी जैसे मुद्दे केंद्र में रहे, जहां नागरिकता को पहचान से जोड़कर एक मजबूत नैरेटिव बनाया गया, उसके साथ ही तृणमूल की वेलफेयर स्कीम्स भी बड़ा मुद्दा थी। इसने राजनीतिक माहौल को ध्रुवीकृत किया और ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत टक्कर देखने को मिली। वहीं 2026 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में बदलाव साफ देखा गया। अब पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं बल्कि महिला सुरक्षा, रोजगार, कानून और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार जैसे स्थानीय सवालों पर भी जोर दे रही है। साथ ही बूथ स्तर की तैयारी, सीटवार डेटा और माइक्रो मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जहां सुनील बंसल जैसे पार्टी के केंद्रीय रणनीतिकार अहम भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों में घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दे बने हुए हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार चुनावी कहानी एक ही नैरेटिव पर नहीं बल्कि कई मुद्दों के संगम पर आगे बढ़ रही है। अब कई लोग इस संशय में भी हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी। तो चलिए सबसे पहले ये समझें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक लंबे सियासी निवेश की कहानी है, जिसे हर चुनाव के साथ और तेज किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार चुनाव से पहले बंगाल का दौरा करते रहे, मानो ये संदेश देने के लिए कि दिल्ली की सत्ता का अगला बड़ा इम्तिहान यही है। पार्टी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वहीं बंगाली अस्मिता को साधने की कोशिश भी उसके कैंपेन का अहम हिस्सा बन चुकी है। यानी सिर्फ राजनीति नहीं, भावनाओं तक पहुंचने की रणनीति। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी का सबसे प्रभावी जवाब रहा है बंगाल वर्सेस बाहरी नैरेटिव, जिसमें बीजेपी को एक आउटसाइडर पार्टी के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि बीजेपी इसके जवाब में बंगाल प्राइड और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करती है। बीजेपी इस चुनाव में मोदी की छवि को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रख रही है, जबकि अमित शाह की रणनीति चुनावी जमीन पर बारीकियों को साधने की कोशिश करती दिखती है। रैलियों में केंद्र की योजनाओं का जिक्र हो या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप कि वह इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही, बीजेपी लगातार एक वैकल्पिक नैरेटिव गढ़ने में लगी है। इसके साथ ही घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और चंदा उगाही जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर पार्टी तृणमूल कांग्रेस को घेरती रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की असली ताकत उसकी वेलफेयर स्कीम्स भी रही हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और द्वारा सरकार कैंप्स, जिन्होंने सीधे जनता तक पहुंच बनाकर योजनाओं को जमीन पर वोट में तब्दील किया। ये स्कीम्स ही ग्राउंड पर वोट कन्वर्ट करती हैं। साथ ही राजनीतिक हिंसा का मुद्दा भी बार बार उठता रहा है, लेकिन ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। तृणमूल और लेफ्ट के दौर में भी आपसी टकराव और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी कितनी आक्रामक है, बल्कि ये है कि क्या उसकी ये रणनीति बंगाल के मतदाताओं के भरोसे में बदल पाएगी, क्योंकि बंगाल की सियासत सिर्फ नारों से नहीं बल्कि जमीनी जुड़ाव और भरोसे से तय होती है। और यही तय भी करेगा कि इस बार मुकाबला किसके पक्ष में जाने वाला है। तो क्या बीजेपी का उभार सत्ता में बदलेगा या टीएमसी की जमीनी पकड़ फिर भारी पड़ेगी? तो ये थी कहानी बंगाल की एपिसोड 3। और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।